सबसे पहले तो इस गांव में मीटिंग का आयोजन करवाने वाले भाई हमारे मंदिर गौतम, फूल सिंह गौतम, ललित कुमार गौतम, पंकज गौतम, शेखर गौतम, प्रदीप कुमार गौतम, केपी गौतम, गुड्डन भाई, मंजेश बाबू, रघुवीर गौतम, विपिन कुमार वर्मा, बबलू और विनोद भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने गांव और अपने क्षेत्र में इतनी बड़ी मीटिंग और इतनी अच्छी मीटिंग का आयोजन करने के लिए। और सबसे पहले बात शुरू करने से पहले अपने भाई सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए और उनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए दलित, शोषित, वंचित समाज को जगा करके सामाजिक चेतना को राजनीतिक चेतना में परिवर्तित करने वाले हमारे मान्यवर काशीराम साहब, बीएसपी संस्थापक और वामसेव जैसे कई संगठनों को बनाने वाले। उसके बाद भाई हमारे भीम आर्मी प्रमुख और संस्थापक भाई चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भीम आर्मी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नौटियाल और राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया साहब को याद करते हुए उनके निर्देशों के अनुसार आयोजित इस मीटिंग में मंच पर उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष अमित कुमार, जिला उपाध्यक्ष सरोज कुमार भारती, जिला महासचिव चेतराम कुशवाहा जी, विधानसभा तत्रोल अध्यक्ष राजीव गौतम, नगर विधानसभा अध्यक्ष अनिश गौतम, जिला उपाध्यक्ष सनी पाल और कुमाया विधानसभा अध्यक्ष दिनेश कुमार गौतम, बंडा ब्लॉक अध्यक्ष अतिराज कोहली सहित मंच पर उपस्थित सभी भीम आर्मी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ मैं इमरान अली इदरीसी, जिला महासचिव प्रमुख शाहजहांपुर भीम आर्मी से। अब यहाँ पर आयोजन जो मीटिंग का हुआ है भीम आर्मी क्या है? संगठन। संगठन का मतलब क्या होता है? संगठित होकर के साथ चलना। संगठित होने का खाली मतलब ये नहीं होता है कि आप 100 आदमी कहीं पर भी खड़े हो गए तो आप संगठित हो। आप संगठित नहीं हो वहाँ पर। आप 100 आदमी वहाँ पर ऐसे होते हैं जैसे झाड़ू की बिखरी हुई सीखें, जिनका कोई वजूद नहीं, जो एक पत्ता भी एक सीख नहीं हिला सकती। संगठन का मतलब होता है संयम, नियम और अनुशासन के साथ चलने वाले लोग जो एक विचारधारा, एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं। भीम आर्मी का पूरा नाम भीम आर्मी भारत एकता मिशन इसलिए रखा गया क्योंकि मिशन का मतलब होता है किसी एक लक्ष्य को साध कर आगे बढ़ना, आगे चलना। और हम लक्ष्य को साध कर जब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं एक साथ कई लोग, तो हम इस तरह से हो जाते हैं जैसे बिखरी हुई सीखों को एक साथ अगर आप बांध दें तो वो पत्थर को भी उठाकर फेंक सकती है। भीम आर्मी का भी यही मकसद होता है इमरान भाई के लिए कि जब हम एक साथ संगठित होकर एक नियम, एक अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम हर उस काम को कर जाते हैं जिसका हम लक्ष्य साधते हैं या जिसके टारगेट को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। बिना प्रशिक्षण कोई भी संगठन आगे नहीं बढ़ता, ना ही कामयाब होता है। प्रशिक्षण हर संगठन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। भारत के अंदर या कहीं भी दुनिया में आप दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम जिसे इंडिया में बोला जाता है IAS, इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसके DM से लेकर के ऊपर अधिकारी बनते हैं, वो पास करे हुए किसी भी अधिकारी को आप लेखपाल का बस्ता पकड़ा दे फिर भी वो लेखपाल का काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको प्रशिक्षण नहीं मिला है। लेखपाल का ओहदा तो भले उसको DM का मिलेगा, लेकिन प्रशिक्षण लेखपाल का भी नहीं मिला तो वो लेखपाल का काम नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से कोई भी व्यक्ति कितना भी योग्य हो, उसके पास कितनी भी काबिलियत, कितना भी बड़ा टैलेंट हो, अगर उसको प्रशिक्षण किसी मिशन के लिए, काम करने के लिए जब तक नहीं दिया जाएगा, वो काम कभी भी नहीं कर सकता। भारत के अंदर सबसे बड़ा प्रशिक्षण कैंप अगर कोई संगठन चलाता है तो उसका नाम है RSS। भारत के अंदर सबसे बड़ा प्रशिक्षण कैंप चलाता है जो 15 दिन से लेकर और सबसे कम उम्र के यानी 9 से 15 साल तक के बच्चों का प्रशिक्षण कराता है। उस उम्र के बच्चों का जिनकी सोच बन रही होती है। 9 से 15 साल की उम्र है, यानी किशोर अवस्था का प्रारंभ। एक ऐसा दिमाग जो एक प्लेन कागज की तरह है, सादे कागज की तरह, और उस सादे कागज को वो ब्रेन वॉश कर करके अपने तरीके से डालते हैं। दूसरा संगठन भारत के अंदर है, उसके बाद अगर कोई प्रशिक्षण दिया जाता है CP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरा प्रशिक्षण है अगर भारत के अंदर कोई संगठन देता है तो वो था वामसेव, जो कि अब धीरे धीरे खत्म हो गया हमारी बहन जी की कमियों के कारण, जो कि हमारे मान्यवर काशी सामने जिसका संगठन किया था। तो भीम आर्मी का भी मकसद अब यही है कि अपने समाज से OBC, SC और माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक, दलित, अति दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को लेकर के उन्हें मकसद के साथ प्रशिक्षित करना कि हमारा अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है और हम कहाँ पर भी हैं। कहते ना कि जलती हुई आग अगर उसे अपनी शक्ति का पता ना हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन उसे एहसास हो जाए कि हमारी शक्ति क्या है तो वो कुछ भी कर सकती है। तो समाज में भीम आर्मी का सबसे पहला मकसद और सबसे बड़े यही है कि समाज को इतना जागरूक करना कि समाज के अंदर मौजूद हर व्यक्ति ये जान सके कि हमारा अधिकार क्या है, हमारी शक्तियाँ क्या हैं। हम ज़्यादा हैं, हमारे पास संख्या ज़्यादा है, बहुलता ज़्यादा है, वोट ज़्यादा है,
फिर भी हम पीछे हैं। परसेंटेज में हर जगह हम कम है। सरकारी पदों पे हमारे लोग गिनती के 10 से 15%, 85% होने के बाद भी अधिकारी 2 से 3% हर जिले में आपको मिलेंगे, सिर्फ हमारे समाज के लोग। कारण हमारी जागरूकता का ना होना। हम जानते ही नहीं है कि हमारी शक्ति क्या, और अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाते हैं। खड़े तो होते लेकिन खड़े होकर के आगे बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम क्या हैं और क्या नहीं है। अभी जो संविधान की बात चल रही है, संविधान रखना आवश्यक क्यों होता है? संविधान के अंदर एक आर्टिकल आता है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य और अधिकार। संविधान हमें ये बताता है कि हमारे पास कौन से अधिकार सुरक्षित हैं और हमें अपने किन अधिकारों के तहत किन अधिकारों का हम प्रयोग कर सकते हैं। कहावत होती है, लोहे को लोहे से काटा जाता है। कानून को आप कानून से ही तोड़ सकते हैं, बाकी किसी भी शक्ति के साथ नहीं तोड़ सकते। तो अगर कानून को कानून से तोड़ना है तो कानून की शक्ति आपके पास होना जरूरी है। और संविधान हमें ये सिखाता है कि हमारे पास कितने अधिकार हैं और उन अधिकारों का हम कानून के तहत कैसे पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आता है आपकी ग्राम पंचायत में बना हुआ प्रधान, अगर आपका काम नहीं कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, सरकारी योजनाएं आपके लिए आ रही हैं, आपको उनको लाभ नहीं दे रहा है, तो आपका अधिकार बनता है कि आप अपनी आईडी के बेस पर एक आरटीआर निकलवा सकते हैं ब्लॉक से उसके खिलाफ। और एक आरटीआर का निकलने का मतलब होता है कि 5 साल की कार्य योजना में जितने भी काम ग्राम प्रधान को दिए गए या उसके खाते में जो भी सरकारी अनुदान आया है, उसका प्रयोग उसने कहाँ किया, किन कामों पर किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और पैसा निकला है तो कहाँ खर्च हुआ। यानी आपका एक संवैधानिक जानकारी प्रधान को कटघरे में ला करके पल भर में खड़ा कर देगी। तो संविधान के तहत हम अपने उन अधिकारों की जानकारी को प्राप्त करते हैं जो अधिकार हमारे हैं। यानी हम अपनी पूर्ण शक्ति को पहचानते हैं कि एक आम नागरिक की शक्ति क्या होती है और एक वोट की शक्ति क्या होती है कि एक वोट से हम जो चाहें वो सत्ता परिवर्तित कर देते हैं। साथ ही साथ भीम आर्मी हम अपने समाज को मोटिवेशनल तौर पर, मानसिक तौर पर तैयार करने की कोशिश करते हैं कि दिमागी तौर पर जब ऐसा होता है कि बातें सुन के, लेक्चर सुन के थोड़ी देर के लिए तो इंसान के अंदर जोश आता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करना है, वो करना है। लेकिन टाइम गया, मीटिंग खत्म हो गई, घर पहुंचे, रात को सोए, सुबह फिर वही जिंदगी, कुछ नहीं सोचना किसी का। तो मानसिक तौर पर खुद को इतना मजबूत करना है, अग्रसर करना है कि हम नहीं तो जब कम से कम आगे चल रहे हैं उनको सपोर्ट के साथ उनका समर्थन करें, ताकि हम उन्हें आगे ले जा करके उन जगह पर पहुंचा सके जहां पर वो जाना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई हमारी निजी लड़ाई नहीं, हमारे समाज की लड़ाई, और समाज में हम सभी आते हैं और हम समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं जिनका काम ये है कि समाज को उनके अधिकारों को दिलाते रहें। शिक्षा संगठित होने के साथ साथ सबसे जरूरी चीज आ जाती है शिक्षा। शिक्षा का बेस तैयार होता है हमारा जमीनी स्तर, क्योंकि शिक्षा वही चीज है जो सवालों को जन्म देती है। जब आप कहीं पर खड़े होते तो आपको झिझक लगती है कि डीएम के ऑफिस बाहर पहुंच करके हम कैसे बात करेंगे तो वो कहीं कोई सवाल हमसे खड़ा कर देता तो हम उसका जवाब क्या देंगे। हमारी बोलने की शैली सही नहीं, हमें तो बोलना ही नहीं आता, तो हम डीएम एसपी से क्यों बात करें, वो हमसे नाराज होंगे या हमारे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। आप भारत की एक आम नागरिक, यानी इतनी बड़ी शक्ति हो कि डीएम हो या एसपी, वो आपकी सेवा के लिए लगा है, आपके काम के लिए लगा है, वो आपके नीचे है, आप उसके नीचे नहीं हो। तालियों के साथ स्वागत इमरान भाई के लिए। आपका पूरा अधिकार बनता है कि आप उससे अगर बात करना चाहते हैं तो करें। तो संगठन का मकसद यही होता है कि जब 8 से 10 लोग आप एकत्रित होकर एक बात के लिए जब उसके सामने जाओगे तो उसे आपकी बात को सुनना ही पड़ेगा और वो हर हाल में सुनेगा। तो इसके लिए सबसे पहला आधार क्या है? शिक्षा। यानी इतना शिक्षित तो कम से कम आप अपने बच्चों को बनाएं कि उन्हें ये पता हो कि हम अपने अधिकारों के साथ किसी से कैसे बात कर सकते हैं, हमारा अधिकार क्या है और हम अपने अधिकारों का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति से अपना काम कैसे करवा सकते हैं। तो शिक्षा का महत्व वहाँ पर सबसे अधिक आवश्यक हो जाता है जब कोई हमारे दिमाग को घुमाने की, पाखंडवाद या अंधविश्वास के नाम पर करता है, तो हम अपने दिमाग से अपने तर्कों को पैदा करते हैं और उन तर्कों से हम सवाल पूछते हैं और सवालों के जवाब मांगते हैं। जब सामने वाले के पास जवाब नहीं होता तो ये क्लियर हो जाता है कि वो किसी भी काम का नहीं है, सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रहा है। और इसी बेवकूफ़ी के जाल में हम सदियों से फंसे हुए हैं, अनगिनत सालों से फंसे हुए हैं, और जो फंसा करके आज भी रखा गया और आज भी प्रयास यही रहता है। खास करके हमारे जो देश के अंदर आरएसएस संगठन चलता है उसका यही मकसद है पूरी तरह से कि हमें एक ऐसे डर के साए में जिंदा रखना कि हम इतना डर करके जिएं कि हम कभी कोई आवाज़ उठा ही ना सकें। जिंदा तो जिंदा, मरने तक के बाद का भी मेनू कार्ड उन्होंने तैयार करके रखा हुआ है हम लोगों के लिए कि मरने के बाद क्या होगा, जहाँ की दुनिया किसी ने नहीं देखी। तो इस डर से, इस भय से दूर करने का मूल आधार, सबसे बड़ा शस्त्र क्या होता है? वो शिक्षा है। क्योंकि जब हम आधुनिक और विज्ञान युग की शिक्षा को पढ़ते हैं तो हमें पता ये होता है कि कोई भी काम किस कारणवश होता है। आखिर किसी भी चीज़, किसी भी पक्षी या पेड़ का क्या काम होता है, किसी भी चीज़ का क्या काम होता है, जब हमें ये पता होता है तो हम दूर हो जाते हैं उनके पाखंड और अंधविश्वास की दूर बात होते हैं। कि हमारे पास शिक्षा है और हमारे पास सवाल है, हमारे सवालों का जवाब दो तो हम आप पर यकीन करें, अगर नहीं दे सकते तो कोई यकीन नहीं।
विज्ञान एक ऐसी चीज है जो आपकी हर बात को सिद्ध करती, विद उदाहरण और साथ में सिद्धांत के सहित वो साबित करके दिखाती है आपको कि ये काम किस कारणवश होता है। तो हमें वो दिखाती है जो हमारी आंखों के सामने है। हमें सत्यता और आधुनिकता पर यकीन करना है, ना कि सुनी सुनाई बातों पर और कही कहाई कहानियों पर। और ये सब चीज़ हम जब भी समझ पाएंगे जब हम शिक्षित होंगे। तो शिक्षित होने के लिए हमारा मकसद क्या है? अपने बच्चों को इतनी शिक्षा दें कि वो अपने अधिकारों को जान सकें, दुनिया में हर बात का जवाब ढूंढ सके और हर सवाल तर्क के साथ कर सके, मजबूती के साथ कर सके और खड़े होकर के कर सके। भीम आर्मी में एकता का दूसरा ये काम होता है शिक्षित करना। पहला काम जागरूक करना समाज को, दूसरा काम है शिक्षित करना, तीसरा संघर्षशील बनाना। अब अधिकारों की लड़ने की बात आती है। समाज हमारा बड़ा है, जनसंख्या हमारे समाज के लोगों की बड़ी है, लेकिन फिर भी छोटी और कम संख्या के लोग हम पर अधिकार जताते हैं, हम पर ताकत दिखाते हैं और हमारे साथ दुर्व्यवहार करने के साथ साथ अत्याचार करते हैं। कारण हमारा एक ना होना, संघर्षशील ना होना, क्योंकि हम संघर्ष के साथ जी ही नहीं रहे हैं, हमें लड़ना आता ही नहीं है। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि संगठन के लोग आए, कुछ टाइम पर चले गए और उसके बाद चुपचाप बैठ गए। संगठन एक आदमी का नहीं होता। यहाँ पर जो पदाधिकारी बैठे हैं, संगठन किसी की निजी चीज नहीं है, सबका अधिकार है, आप सबका भी है। और संगठन से जुड़ने से पहले लोग ये सोचते हैं कि संगठन में जुड़ेंगे तो हमें टाइम देना है, मीटिंगों में जाना है, पैसा खर्च करना है। ये जरूरी नहीं होता। संगठन से जुड़ना ही आपका संगठन के लिए एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जब कभी भी आवश्यकता कहीं पर ऐसी पड़ती कि एक साथ इकट्ठा होकर के हमें कोई आंदोलन करना है, कहीं पर कोई ज्ञापन देना है, प्रशासन शासन को अपनी ताकत दिखानी है, उन्हें एहसास कराना है कि हम एक हैं और हम ताकतवर हैं, तो वहां पर आप सबका पहुंचना ही संगठन के लिए एक बहुत बड़ी ताकत हो जाती है। संगठन की आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों रूप से जुड़ सकते हैं। आप संगठन से सिर्फ जुड़े हैं, आप पद मत लीजिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आप भीड़ के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। आप में से जो समाज के संपन्न लोग हैं वो वित्तीय रूप से संगठन की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि बड़े आयोजन होते हैं, बड़े आंदोलन होते हैं, तो उनके जो खर्चे का काम होता है आप उस तरीके से भी सहायता कर सकते हैं। तीसरा, समाज के लोगों को जागरूक और शिक्षित और तेज तर्रार युवाओं को ढूंढ करके संगठन में जोड़ने का काम वो भी आप कर सकते हैं। कि अगर आप खुद नहीं कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को प्रेरित अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में लड़कों को करते हैं, नौजवानों को करते रहें जो कि तेज तर्रार है, एक्टिव है, संघर्षशील है, ताकि वो आगे बढ़ करके समाज के लिए लड़ सके। क्योंकि आज के दौर में आप आज की सरकार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक की सरकार बनी हुई है, और एक ऐसी सरकार है जिसका काम है पक्षपात रूप से कार्य करना। अभी आने वाले में 64 जज नियुक्त किए गए सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें 56 जज एक विशेष जाति के ही थे, उनको नियुक्त किया गया बिना किसी परीक्षा के। लखनऊ के सचिवालय में 38 ज्वाइनिंग हुई है, 3838 बिना इंटरव्यू बिना परीक्षा के हुई है, और सबके सब एक विशेष जाति की हुई है। उसमें कोई भी SC OBC या माइनॉरिटी का नहीं लिया गया। इस सरकार का काम क्या है? पक्षपात रूप से आपको उस जगह पर पहुंचाना जिस जगह पर वो पहुंचाना चाहते हैं। नौकरी तो आपको देंगे, लेकिन चपरासी की, सफाई कर्मी की, क्लर्क की, लेकिन अधिकारी वो अपना बनाएंगे। यानी सिर्फ आपके ऊपर पूरी तरीके से राज करने का तरीका। अधिकारी उनका तो ऑर्डर उनका मानोगे, आदेश उनके सुनोगे, नहीं सुनोगे तो नौकरी खो दोगे अपनी। तो इस सरकार के खिलाफ भी मोर्चे के साथ खड़ा होना है। आज किसान हमारा दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ा हुआ है और उसके ऊपर पानी की बौछार, लाठी चार्ज से लेके आंसू गैस के गोले लगातार सबके सब सरकार जो है करवा रही है। यानी उस अन्नदाता की नहीं सुनी जा रही जो जमीन से अनाज पैदा करके पूरी देश का पेट भरता है। अब अनाज का समर्थन करने वाले जो अनाज खाते हैं वो तो समर्थन करेंगे चलेंगे, और जो गोबर खा रहे हैं वो उनका विरोध करेंगे। हम तो अनाज खा रहे हैं इसलिए हमें तो समर्थन करना ही है किसानों का। हम गोबर नहीं खाते जो उनका विरोध करें, क्योंकि जो गोबर भक्त हैं, अंधभक्त हैं, वही विरोध करेंगे समाज का समर्थन। ठीक है, अनाज खाने वाले किसानों का समर्थन ही करेंगे। तो जो उनका विरोध कर रही है सरकार, उनके खिलाफ खड़ी हुई है। तो आज हमें किसानों के समर्थन और सहयोग के लिए भी खड़ा होना है। हम उनके साथ नहीं जा सकते, लेकिन हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं कि आप अगर उनका विरोध करते हैं, आप उनके खिलाफ खड़े होते हैं, तो हम आपके खिलाफ हैं। और सत्ता से ये सोच कर नहीं रखना चाहिए कि जो कुर्सी पर बैठ गया, इतनी ज़्यादा बहुमत से बैठ गया, सत्ता शक्ति हो या धन, कभी किसी एक का नहीं रखता, वक्त के हिसाब से परिवर्तित होता है और परिवर्तन होके रहेगा। इतिहास की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो अपने आप को दोहराता है, लेकिन कभी कभी परिवर्तन एक दिन के अंदर नहीं आता, लेकिन अगर प्रयासरत रहते हैं तो एक ना एक दिन जरूर आता है। और 2022 में ही आपको ये परिवर्तन देखना पड़ेगा। जो भीम आर्मी समर्थित पार्टी, आजाद समाज पार्टी, राजनीतिक पार्टी खड़ी की गई, उसका मकसद यही है, मकसद नहीं पूरा लक्ष्य और यकीन है हम सबको कि हमारी मेहनत और लगन से हम समाज को इतना जागरूक कर लेंगे कि हम एकजुट होकर के संगठन के लिए सारे वोट डालेंगे। और 2022 में अगर हम अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाते हैं तो ये भी तय है कि हमारे बगैर उत्तर प्रदेश की कोई सरकार नहीं बनेगी। तो आगे भीम आर्मी एकता मिशन के लिए कितना जागरूक करें आप लोगों को, जहां बैठे चर्चा करें, अपने लोगों से बात करें, OBC SC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक,
और दलित लोगों के बीच बैठ करके बात करें, ताकि वो लोग जागरूक हो, संगठन से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। क्योंकि अभी हम सब लोग हर जगह नहीं पहुंच पाते, एक एक गली एक एक मोहल्ले तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप सब पहुंच सकते हैं और बढ़ सकते हैं। तो हमारे संगठन का यही मकसद है, यही काम है, समाज को जागरूक करना, संघर्षशील बनाना, शिक्षित करना, उन्हें ताकतवर बनाना। और जिस मकसद के लिए हम जिला स्तर से सारे लोग चले हैं और आगे आपके सहयोग से इसी तरह बढ़ते रहेंगे, एक दिन पूरे जिले शाहजहांपुर में होंगे और हम ही हम सब दिखाई देंगे और हमारा भी अपना एक राज होगा और अपना एक काम होगा। इतनी मजबूती से खड़े। उसके अलावा हम सुरक्षा के लिए भी आपकी खड़े हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, यहाँ से लेके अधिकारी कर्मचारी या थानों के काम होते हैं, आप हमें से बात कीजिए, हमसे मिलिए, सारे काम आपके जो होने लायक है वो हम करवाएंगे। हम फोन से बात करेंगे, जैसे भी करेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या आती है उसके लिए भीम आर्मी संगठन आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ। तो बस इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अंत में जो हमारे वक्ता बचे उनको टाइम देना। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे इमरान भाई।